क्या है, फाइल बड़ी हो जाएगी तो आपको भी तकलीफ है ओपन करने में और मेरे को तकलीफ है अपलोड करने में। यहाँ तक समझा सबको? रिटर्न ऑफ लॉस समझा? अच्छा, फिर आगे। वन 139(4)(a). 139(4)(a) किसका है? रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूट। बरोबर? हाँ है ना, यह इंस्टीट्यूशन। बरोबर? उनको कंपलसरी फाइल करने का है अगर ये इनकम आती है तो। इफ इनकम बिफोर claiming exemption exceeds maximum exemption limit, बरोबर? हाँ या ना? अच्छा, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट क्या होता है? वैसे तो इसका अलग चैप्टर, एक सिर्फ आइडिया देता हूँ। जैसे सपोज करो कि अभी कविता को लग रहा था कि उसके बाद उसके फैमिली का क्या होगा, तो कविता ने क्या किया, मुझे बोला सर ये 5 करोड़ आपके पास रखो, इसको आप इन्वेस्ट कर दो, इससे जो इनकम आएगी मेरे घर वालों को देना मेरे टपकने के बाद में। मैंने कहा ओके, तो आई एम अ ट्रस्टी, जिसके ऊपर कविता ने भरोसा करके पैसा दिया, तो मैं वो जो इनकम आएगी उसका रिटर्न फाइल करूंगा। कंपलसरी है मेरे लिए फाइल करना। समझे? मतलब अपन ने कोई एसेट, कोई मनी की कस्टडी किसी और को दी है जो उस चीज का इंचार्ज है, और वो यही काम करेगा कि जो इनकम आएगी वो जो पर्पस के लिए मेंशन है वो पर्पस के लिए यूज करेगा। तो जब वो इनकम आती है तो उसको रिटर्न फाइल करना है कि भाई मेरे पास ये इनकम आई। वेरी क्लियर? आगे। वन 139(4)(b), ये सब सेक्शन नंबर है, नहीं तो आप समझोगे क्लॉज नंबर है। अच्छा, 139(4)(b) किसके लिए है? रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। बरोबर? पॉलिटिकल पार्टी का रिटर्न ऑफ इनकम। बरोबर? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ बोले तो, has to file return of income if income before exemption under section 13A exceeds maximum exemption limit। बरोबर? आगे सेक्शन 139(4)(c), return of income of certain associations or institutions
specified or covered in following sections has to file return of income if before exemption income exceeds maximum exemption limit. बरोबर. सेक्शन 1021 रिसर्च एसोसिएशंस इसमें दी हुई है, उनकी इनकम एग्जम्प्ट होती है, उनको रिटर्न फाइल करना है. सेक्शन 1022 बी न्यूज एजेंसीज दी है इसके अंदर, वो न्यूज एजेंसी को कंपलसरी है रिटर्न फाइल करना. बरोबर. तो उन्होंने बोला अगर इनकम एक्सीड होगी तो कंपलसरी है रिटर्न फाइल करना. उसके बाद में सेक्शन 1023A जो बोर्ड और एसोसिएशन इंस्टीट्यूशन जो ये मेडिकल, आर्किटेक्चर, अकाउंटेंसी ये सब के कोर्सेज को हैंडल करती है, वो सेक्शन 1023 ट्रिपल ए, ये सब सेक्शन 10 में इनकी एग्जम्पशन है इनकम्स की. 1023 बी खादी विलेज जो डेवलपमेंट ऑफ खादी और विलेज इंडस्ट्री के लिए काम करती है वो सब. सेक्शन 1023 सी जो इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस की है, बरोबर, वो वाली सब इंस्टीट्यूशंस की एग्जम्पशन होती है इसके अंदर. फिर सेक्शन 1023 डी, ये तो फेमस सेक्शन है अगर आपको पता होगा तो, म्यूचुअल फंड का, बराबर. सेक्शन 1023 डी ए ये सेक्रेटराइजेशन ट्रस्ट के लिए है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं आगे जब सेक्रेटराइजेशन सब पढ़ेंगे तब. फिर सेक्शन 1023 ई सी और 23 ई डी ये भी अपन पढ़ेंगे जब इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के बारे में बात करेंगे तब. ये सब बहुत आगे आने वाला है. फिर सेक्शन 1023 ई इट इज फॉर वो जो एक इन्होंने बनाया था, क्या बोलते हैं इसको, सेटलमेंट टाइप्स कुछ बनाया था, कुछ सेटलमेंट कमिटी टाइप जो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कुछ सेटलमेंट के लिए था, तो वो सब इसमें कवर्ड है, बरोबर. फिर उसके बाद में सेक्शन 1023 मुझे लगता है ई के बाद है एफ बी. ये जो था ये वेंचर कैपिटल कंपनी और वो वेंचर कैपिटल फंड्स जो गवर्नमेंट ने बनाए थे फॉर पर्पस ऑफ ट्रस्ट, वो सब इसमें कवर्ड है, बराबर. उन लोग की इनकम एग्जम्प्ट होती है तो उन्होंने बोला है कि उनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है. फिर सेक्शन 1024 ये ट्रेड यूनियंस वगैरह आती है, तो बहुत पुराना सेक्शन है अगर आपको पता रहेगा तो. फिर सेक्शन 1029A, फिर सेक्शन 1046, सेक्शन 1047 ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्थ फंड से रिलेटेड है, बरोबर, एक्सेट्रा. ऐसे मेजर सेक्शंस जो है कवर्ड है इसके अंदर. एक्सेट्रा की जगह पे लिख ही देता हूं मैं. रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड, क्योंकि इनकी इनकम जो रहती है ना एग्जम्प्ट होती है तो इनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है. और ग्रेचुटी फंड, ये जो फंड्स होते हैं अलग अलग टाइप के, ये सब, बरोबर, ये सब की इनकम ना एग्जम्प्ट है और इनको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है. पहले क्या होता था जब ये सेक्शन नहीं था ना, ये लोग रिटर्न फाइल नहीं करते थे, तो प्रॉब्लम किधर होती थी,
गवर्नमेंट को पता ही नहीं कि ये किसको पेमेंट दे रहे, क्या दे रहे, तो गवर्नमेंट ने बोला आपकी इनकम एग्जाम दे रहे हैं हम लोग, पर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो एग्जामेशन नहीं देंगे। ये रूल बनाने के बाद उन्होंने एग्जाम रिटर्न फाइल करना चालू किया, तो गवर्नमेंट के पास डेटा सब ट्रैक होता है। आगे ये 4C था। सेक्शन 139 4D। 4D किसके लिए था? बताओ 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 बताओ। यस 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 यस। सर्टन इंस्टीट्यूशंस एक मिनट रुक जाओ। certain institutions, बरोबर, carrying on certain institutions carrying on scientific or social और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। ये सब सेक्शंस ना आप बिजनेस प्रोफेशन में भी पढ़ते हो, वहां पे इनके एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है। हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम कंपल्सरीली, इनको कंपल्सरीली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, बरोबर। फिर 139D के बाद ई किसके लिए है? बिजनेस ट्रस्ट, रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फाइल्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट क्या होता है? नॉर्मल ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रस्ट? ट्रस्ट मतलब जो दूसरों के फायदे के लिए या उन पे कुछ उनकी सेवा भाव से बनता है, उसको हम ट्रस्ट बोलते हैं, बरोबर। अब बिजनेस ट्रस्ट मतलब बिजनेस के फायदे के लिए, बिजनेस को कुछ देने के लिए जो ट्रस्ट बनता है उसको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रस्ट। समझे गाइस? अब ये सब चैप्टर्स आगे पढ़ने हैं, अभी अपने को खत्म नहीं हुआ, ये सब चैप्टर्स पढ़ने हैं। पूरा इनकम टैक्स में आगे सब आने वाला है, बिजनेस ट्रस्ट के बारे में, कैसे फॉर्म होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, एंड सो ऑन। फिर सेक्शन 139 4F, रिटर्न ऑफ इनकम टू बी फाइल्ड बाय इन्वेस्टमेंट फंड। referred to in section 115UB। ये भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, सब ये बिजनेस ट्रस्ट पढ़ेंगे ना, तब ये इन्वेस्टमेंट फंड्स वगैरह भी आने वाला है, बरोबर। समझे? ये सब लोगों को रिटर्न फाइल करना है, जितने भी लोग हैं सबको रिटर्न फाइल करना है। ये देखो इतना बड़ा चार्ट है मेरा, दिखा आपको? गाइस दिखा क्या? अब ये आपको लेफ्ट राइट में अकोमोडेट करने को आना चाहिए। ये चार्ट के नीचे, फिर ये चार्ट ना आपका जनरली लेफ्ट राइट के एक पेज या दो पेज में आ जाएगा,
मतलब लेफ्ट राइट का जो पेज लिया ना मैंने, अगर अच्छे से लिखोगे बरोबर तो एक पेज में आ जाता है। फिर इसके नीचे उन्होंने क्या देके रखा है, इसलिए मैंने एक कर्ली ब्रैकेट बना दिया इसके नीचे। तो आप भी इसके नीचे कर्ली ब्रैकेट बना दोगे या नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में कर्ली ब्रैकेट बना दोगे। अच्छा, ये क्या बोलता है, देखो मैंने ऊपर क्या लिखा था, SSC required to file return of income under following sections. Return of income is to be filed in prescribed manner and verified in prescribed manner. इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, in prescribed form and verified in prescribed manner on or before due date specified. बरोबर, ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड। रिटर्न ऑफ इनकम को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में हमको फाइल करना है, वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो यहां पर पहला प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, फिर ऑन और बिफोर ड्यू डेट स्पेसिफाइड। ये सब कीवर्ड्स है इसमें, ये सब वर्ड्स अपने को समझने हैं। Return of income is to be filed in prescribed form, verified in prescribed manner, on or before due date specified. जो उसकी ड्यू डेट स्पेसिफाइड है उसके पहले पहले हम आ जाते हैं ड्यू डेट पे, क्योंकि वो पार्ट ना इजी है। यहाँ पे आते हैं ड्यू डेट के ऊपर। अब ड्यू डेट कौन सी है जो हमको रिटर्न फाइल करने के लिए काम में आएगी। उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे एसएससी, यहाँ पे ड्यू डेट, बराबर। पहले कंपनी, नंबर 2 person other than company whose accounts are required to be audited under Income Tax Act or any other law. तीसरा, partner of partnership firm whose accounts are required to be audited. बरोबर, जिसको ऑडिट करवाना कंपलसरी। इन सब के लिए ये जितने भी लोग हैं, थर्टी फर्स्ट, नीचे नहीं ऊपर, 31 अक्टूबर
ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना है इनको। फिर इन केस ऑफ एसएससी required to furnish report अंडर सेक्शन 92E, ये है ना, अपन पढ़ेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। ये ट्रांसफर प्राइसिंग का सेक्शन है, तो वो जो रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है उसके लिए 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, बरोबर। फिर तीसरा मतलब थर्ड पार्ट, एनी अदर एसएससी July 31 of assessment year. Number 6, audit report, more specific tax audit report, to be filed 30th September of assessment year, that is 1 month prior to due date of filing. रिटर्न ऑफ इनकम के लिए जो ड्यू डेट है उसके 1 महीना पहले। ये ऐसा क्यों किया, इन्होंने बोला अगर आपको चाहिए जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं कि आपका प्री फिल्ड रिटर्न आए। अभी देखो इनकम टैक्स की साइट पे आप जाते हो ना, तो आप अपने लॉगिन में जाके प्री फिल्ड इनकम टैक्स रिटर्न भी ले सकते हो। तो उसमें जो किसी ने आपका टीडीएस वगैरह कट किया रहेगा, आपके जो डोनेशन या जो भी आपकी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड है, वो सब ऑटोमेटिक फिल होकर रिटर्न में आ जाती है। हम चेंज कर सकते हैं अपना नेम एड्रेस, सब प्री फिल्ड होकर आ जाता है उसमें। तो एडवांस वो प्री फिल्ड चाहिए, तो उन्होंने बोला आप 1 महीना पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दो, तो हम वो डेटा इनपुट कर देंगे। फिर जब तुम्हारी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न आएगी तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होकर आ जाएगा। समझे गाइस? ओके, अभी आगे आते हैं। ये कौन सा था, ड्यू डेट के बारे में, मतलब रिटर्न को ड्यू डेट के पहले फाइल करना है, तो ये ड्यू डेट हो गई। अब वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, व्हाट डू यू मीन बाय वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर? वेरीफाइड मतलब आपने चेक किया। साइनिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम indicate that SSC has verified. SSC ने उसको वेरीफाई कर लिया है, बरोबर? समझे? हाँ या ना? ये समझा सबको? अच्छा, अभी इधर आते हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, रूल 12(1) contains form number which are to be used by different SSCs for filing. For filing return of income. रिटर्न ऑफ इनकम के लिए उन्होंने जो 12(1) रूल है उसमें देख के रखा है कि कौन सा फॉर्म कौन यूज करेगा। जैसे ITR 7, ये ट्रस्ट जो अपन ने पढ़े थे ना, 4A 4B 4C 4D 4E, एग्जाम्पल ITR 7 फॉर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 4A से लेके 4F तक, बरोबर? हाँ या ना? आगे रूल 12(2)
सेज एनेक्जर लेस रिटर्न। पहले क्या होता था, जब मैं आर्टिकलशिप में था तब की बात बता रहा हूं आपको, हम लोग रिटर्न फाइल करते थे ना, स्पेशली कंपनी वगैरह का, तो क्या होता था, बहुत बहुत ही जंबो साइज होता था रिटर्न, टैक्स ऑडिट, कंप्यूटेशन, ये ऑडिट रिपोर्ट, वो ऑडिट, 200-300 पेज का रिटर्न होता था। हम रिटर्न फाइल करने जाते थे ना, वो रिटर्न पे ऐसे खीला मार के छेद करके, जैसे धागा आता है ना, बड़ा जाड़ा धागा, आपके आंसर शीट वाला नहीं, उस पर भी जाड़ा, शू लेस टाइप बड़ा जाड़ा, वो बांध के फाइल करते ताकि कोई डॉक्यूमेंट खुले नहीं। बरोबर। अभी देखो फाइल बड़ी हो गई है, तो 1 मिनट में पहले ये फाइल सेव करके आता, बरोबर। 2 मिनट रुकना, 2 मिनट रुकना, नहीं तो फिर फाइल बड़ी होती जाती है।